सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, कैसे हैं? होपफुली तो बहुत बढ़िया होंगे। आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। मैं आपका अपना अमित सिंह फिर से आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जहां पे मैं आपको सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा, जो मॉक टेस्ट है आपको बेहतर लगेगा और आपकी एक अप्रोच डेवलप हो जाएगी। मतलब अगर आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी टेट की कर रहे हैं या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इजीली आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रीवियस में बार बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो 100 टाइम रिपीट हो रहे हैं प्रीवियस ईयर में, मैं उन क्वेश्चन को आपके सामने लाया हुआ हूं और मैं इस तरीके से बताऊंगा, उस अप्रोच से बताऊंगा कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, है ना। तो अगर आप पहली बार आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। स्टार्ट करेंगे। होपफुली क्लास आपको बहुत बेहतर लगेगी। अगर पहली बार आए हो तो लाइक शेयर कर देना। और अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा तक रहे हो, किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा तक रहे हो, तब भी आप मेरे से कनेक्ट हो जाइएगा। और कहीं पर भी अगर आपको डाउट रह जाए तो मुझे कमेंट जरूर करना। मतलब किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको लगे कि कोई दिक्कत आ रही तो मुझे कमेंट करना। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को जरूर प्लान करेंगे। मतलब अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा तक रहे हो, तब भी अगर किसी टॉपिक पे डेमो चाहिए या कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट करो, हम जरूर उस पर वीडियो बनाएंगे 110%। पीपीटी बहुत अच्छे तरीके से बनी हुई। सारे क्वेश्चन मैंने वो क्वेश्चन उठाए हुए हैं जो 100 टाइम रिपीट होते हैं। मतलब हर कॉन्सेप्ट को एक इस वे में सीखेंगे कि उससे मिलता जुलता अगर कोई दूसरा भी क्वेश्चन आएगा तब भी हम लोग इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे पेपर में, है ना। हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? रोट मेमोराइजेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। हमारी जितनी भी कोशिशें रहेंगी, हम कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे कि वो ये कि मतलब उसका कॉन्सेप्ट समझना, बस रटना नहीं कि ऑप्शन ऑप्शन रट लिए काम फिनिश हो गया, है ना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा कि हो सके तो नोट्स बनाते रहना यार मेरे, क्योंकि नोट्स जब हम बनाते हैं, जब हम एग्जाम सेंटर पे जाते हैं वहां पे, तो हमारा एक क्या नाम माइंडसेट अलग ही प्रकार से काम करता है जब हम एक बार रिवाइज करके जाते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं और समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। देखते हैं, पढ़िएगा और आप कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहना, ताकि मेरा भी मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ता रहेगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। हम पढ़ने जा रहे हैं बाल विकास, यानी हम पढ़ने जा रहे हैं सीडीपी, जहां पे बच्चे को आपको सेंटर में रखना है। बच्चा जहां पे एक्टिव हो आपको वहीं पे जाना है। 99.9% ऑप्शन हमारा बेटर होगा, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहे हैं, पढ़ते हैं जरा। लिखा हुआ है कि विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डज दिस इलस्ट्रेट द चाइल्ड लर्न्स टू स्टैंड बिफोर सी कैन वॉक एंड बेबल बिफोर सी टॉक। यानी बच्चा जो होता है वो चलने से पहले खड़ा होना सीखता है और बोलने से पहले बैबलिंग यानी बलबलाना सीखता है। तो ये किस उपागम में इसकी बात करी गई है, आप खुद पढ़ लीजिएगा। लिखा हुआ है कि यह डेवलपमेंट के लिखा हुआ है कि यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। यानी जो डेवलपमेंट है, विकास की जो प्रक्रिया है, जो एनवायरमेंट और हेरिडिटी पर लागू होती है, उनमें से ऐसा कौन सा उपागम है जहां पे बच्चा चलने से पहले क्या खड़े होना सीखता है और बोलने से पहले बड़बड़ाना सीखता है। इन डायरेक्टली जब बच्चा पैदा होगा, क्या वो डायरेक्टली वो बोलना सीख जाएगा? क्या वो डायरेक्टली वो चलना सीख जाएगा? पहले चलने सीखने से पहले वो धीरे धीरे खड़े होने तो सीखेगा पहले, है ना। बोलने से पहले वो बैबलिंग करता है। आपको पता है बैबलिंग के स्टेज के बारे में। यानी बच्चा 3 महीने का होता है तो उसके अंदर कूइंग आती है, 6 महीने का होता है तो बैबलिंग आती है, 1.5 साल का होता है तो एक या 1.5 शब्द बोलने लगता है, 2 साल के बाद में उसके अंदर 2 शब्द बोलने की क्षमता आ जाती है प्रॉपर, है ना। तो यहाँ पे कौन सा बताइए, क्या विकास अनुक्रमिक है? अनुक्रमिक का मतलब है कि जो विकास की प्रक्रिया है वो सीक्वेंशनल है, यानी क्रम में चलती है कि बच्चा पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे करके बड़ा होता है। आप रिवर्स कंडीशन में नहीं जा सकते। मतलब बूढ़े हो जाओगे, क्या फिर से आप बच्चा बन सकते हो? नहीं ना। तो वही यहाँ पे बात बोली जा रही है कि जो डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है वो सीक्वेंस में चलती है, क्रम में चलती है। ठीक बात, तो ये ठीक बात है कि यहाँ पे इसकी बात करी गई। लेकिन विकास सिर से पैर की, सेफेलोकार्डियन की कोई बात नहीं हो रही कि विकास जो है सिर से पैर की ओर हो रहा है। यहाँ पे इसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पे सीखने की बात हो रही है और चलने की बात हो रही है। यानी कई यहाँ पे केवल डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही थी कि विकास कैसे होता है। जब ऐसे पूछा जाता तो आप बताते कि सिर से पैर की ओर होता है, जब सेफेलोकार्डियन की स्थिति आती है वहां पे, है ना। विकास अव्यवस्थित बिल्कुल नहीं होता, व्यवस्थित होता है। विकास केंद्र से छोर की ओर, इसकी बात यहाँ पे हो नहीं रही है। हमसे केवल यही पूछा जा रहा है कि बच्चा जो होता है पैदा होता है, पहले वो खड़े होना सीखता है, फिर वो चलना सीखता है, फिर वो बैबलिंग करता है, फिर वो बोलना सीखता है। तो ये क्या दर्शा रहा है? ये एक सीक्वेंस को दर्शा रहा है कि बच्चा धीरे धीरे करके लेवल को बढ़ाता हुआ जा रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ओवर हियर। हम जाएंगे फर्स्ट के साथ में। स्क्रीनशॉट मारते रहना और हो सके तो अगर नोट्स नहीं बना रहे तो मुझे कॉल करिएगा या मैसेज कर देना 6392364076 पे। हम आपको कंटेंट जो है प्रोवाइड कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को चलते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या करें। मजेदार तरीके से पढ़ते रहो यार मेरे भाई। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ, टाइम पास बिल्कुल मत करना। देखो अगर आप टाइम पास कर रहे हो, अगर आप समय के साथ खेल रहे हो, तो ये समय आपके साथ एक दिन जरूर खेलेगा, है ना। ये दोबारा आपको टाइम देने के लिए बिल्कुल नहीं आएगा कि मैं आपको फिर से टाइम दे रहा हूं, अभी आप पढ़ लीजिएगा, है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने एकदम बेटर क्वेश्चन दिया हुआ, क्योंकि जो सीटेड होने जा रहा है आपको पहले मैं बता चुका हूं कि जो इस बार के क्वेश्चन का लेवल है थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलेगा। मतलब इस बार आपको अदर्शन और रीजन के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा मिलने वाले हैं, क्योंकि वही है कि सिलेबस बहुत दिनों से चेंज हुआ नहीं है, है ना।
पैटर्न बिल्कुल चेंज हुआ ही नहीं, इस बार भी नहीं चेंज हुआ है, तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा चेंज आपको दिखेगा। और असर्शन और रीजन का क्वेश्चन देख के आप भाग मत जाइए, ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, इनके माध्यम से हम आसानी से सीख पाते हैं। चलिए, एक अभिकथन दिया हुआ है और एक कारण दिया हुआ है, आपसे बोला जा रहा है कि दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, या दोनों एक दूसरे के लिए सही है, उसकी बात यहाँ पे करी जा रही है। चलिए, अब स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि अल्प पोषित या अस्वस्थ होने पर बच्चे बेहतर ढंग से सीखने में असमर्थ होते हैं। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात बोली जा रही है। आप एक टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स कर चुके हैं, आपको पता होगा कि जब उन्हें खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा होगा तो उनका संज्ञान विकसित कहां से होगा, है ना। वही है कि जब आपके पेट में खाना नहीं है तो आप पढ़ोगे कहां से, आपका दिमाग चलेगा कहां से, है ना। पहले पेट में खाना होना चाहिए, खाना पेट में नहीं होगा तो भगवान का भजन भी नहीं होगा यार मेरे, है ना। वही चीज कही जा रही है, जब आप स्वस्थ होंगे तो आप पढ़ भी पाएंगे, सीख भी पाएंगे। तो यहाँ पे ट्रू बात बोली जा रही है कि अगर आपको सही से खाने पीना नहीं मिल रहा है, आप अस्वस्थ हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप हेल्दी नहीं हो, तो आप सीख ही नहीं पाओगे बेहतर तरीके से, है ना। तो ठीक बात बोली जा रही है। अब कारण में लिखा हुआ है कि विकास के सभी क्षेत्र परस्पर संबंधित होते हैं, और ये औतिक, ये यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही, यहाँ पे भौतिक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? भौतिक लिखा हुआ था, या शारीरिक भी बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? शारीरिक भी बोल सकते हो, जहां पे फिजिकल डेवलपमेंट की बात हो रही है। देखो, अब पहले बार तो सही निकल गया। अब यहाँ पे लिखा कि विकास के सभी क्षेत्र परस्पर संबंधित होते हैं। ठीक बात है, आपस में सारी चीजें जो होती है वो इंटरकनेक्टेड होती है। मान लीजिए जैसे आप सुनते हो वैसे आप बोलते हो, जिस तरीके से आपका दिमाग चलता है वैसे तरीके से आप सोचते हो, है ना। जैसे आपकी सोचने समझने की तर्क करने की क्षमताएं होती है वैसे आपका दिमाग भी चलता है। तो सारी चीजें क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड है, जुड़ी हुई है ना। जैसे आप सोचते हो और वैसे ही आप बोलते हो। आगे बोला गया है कि शारीरिक विकास का संज्ञानात्मक विकास या संज्ञानात्मक विकास का प्रभाव भी पड़ता है। लिखा हुआ है शारीरिक विकास का संज्ञानात्मक विकास का, या संज्ञानात्मक विकास, यहाँ पे मरना मत पढ़ना, आगे लिखा हुआ है शारीरिक विकास का संज्ञानात्मक विकास पर प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो उसका जो प्रभाव है वो संज्ञानात्मक विकास यानी आपके दिमाग में भी पड़ता है ना। ये पॉइंट डबल हो गया यहाँ पे, इसको मत पढ़िएगा। लिखा हुआ है कि परस्पर संबंधित होते हैं जो हमारे विकास के क्षेत्र होते हैं, और आगे लिखा हुआ है जो शारीरिक विकास होता है यानी जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो संज्ञानात्मक विकास पर भी प्रभाव डालता है, यानी आपके दिमाग पर भी प्रभाव डालता है। अब इस क्वेश्चन को समझ में आप दिमाग बिल्कुल ना लगा, बहुत इजी लिखा हुआ है। ये बिल्कुल सही था कि अगर आपको सही से खाने पीने अगर नहीं मिला हुआ है तो आप अस्वस्थ होंगे वहां पे, तो आप अच्छे तरीके से सीख भी नहीं पाओगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब आर में लिखा हुआ है कि विकास के सभी क्षेत्र आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, और शारीरिक जो विकास होता है वो संज्ञान यानी आपके संज्ञान पर भी प्रभाव डालता है ना। तो आपको सही विकल्प चुनना है, कौन सा, दोनों सही बात है ना। और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप मुझे बताओ। यहाँ पे देखो, उसमें भी इसी की विकास की बात हो रही थी और यहाँ पर भी विकास की बात हो रही थी, दोनों बातें सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण। ठीक बात है, हम ए के साथ जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर कि ए भी सही था और आर भी सही है, और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी इसी की बात हो रही है कि अगर आप बेहतर तरीके से यानी सीखते हो तो उसका प्रभाव पड़ता है ना। मतलब जैसे आपका दिमाग होता है, चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को, और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। चलो पढ़ो। क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ते हैं कि व्हेन लर्निंग स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स द चिल्ड्रन टीचिंग अदर्स व्हाट दे हैव लर्नड, यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो बच्चे सीख चुके हैं यानी जो उनका नॉलेज है वो दूसरों को सिखा पा रहे हैं, वो किसके जरिए सिखा पाएंगे, यानी किस अधिगम की रणनीति में, यानी अधिगम वो होता है जहां पे नियम कानून के थ्रू आप कुछ सीखते हैं, है ना। किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है, यानी बच्चों ने जो सीखा हुआ है वो दूसरों को भी सिखा पाएंगे। वो कौन सा ऐसा उपागम है जहां पे बच्चे खुद का नॉलेज जो है वो दूसरों से शेयर भी कर पा रहे हैं। क्या वो क्या लिखा, वो व्याख्यात्मक शिक्षण है, पारस्परिक शिक्षण है, अनुबंधन अधिगम है, रटकर। देखो, रटना तो बिल्कुल, रूट मेमोराइजेशन तो बिल्कुल गलत है ना। और ना ही यहाँ पे किसी व्याख्यात्मक की बात हो रही है और ना ही अनुबंधन की बात हो रही, जहां पे हम अपने थॉट को लोगों से शेयर कर पा रहे हैं, यानी हम अपनी बात को आप तक पहुंचा पा रहे हैं। तो ये क्या है, और आप कमेंट के थ्रू अपनी बात को हम तक पहुंचा पा रहे हैं, ये क्या है, ये पारस्परिक शिक्षण है। क्या है ये? पारस्परिक है। कैसा? पारस्परिक, जहां पे बच्चा अपनी बात को बच्चों को सिखा भी पा रहे हैं, यानी जो उनका नॉलेज है वो दूसरों को शेयर भी कर पा रहे हैं, है ना। तो हमारे पास सेकंड आंसर इज द राइट आंसर। ओवर हियर आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या बात बोली जा रही है। देखो, हो सके तो यार कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहो, कहीं दिक्कत आ रही तो कमेंट जरूर करना, और सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज यार लाइक शेयर कर देना, ताकि मेरा भी मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि जब आप समझोगे तो मुझे भी समझ में आएगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ो। लिखा हुआ है फॉर इफेक्टिव लर्निंग टीचर्स, क्या लिखा, फॉर इफेक्टिव लर्निंग टीचर्स शुड इंश्योर दैट द लर्निंग एक्टिविटीज, यानी प्रभावी शिक्षण के लिए, यानी जहां पे शिक्षण अच्छे से हो रहा हो, टीचर अच्छे से पढ़ा पा रहा हो बच्चों को, शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षण गतिविधियां कैसी होनी चाहिए। यानी
अगर क्लासरूम में टीचर पढ़ाने के लिए जा रहा है और टीचर चाहता है कि क्लासरूम में सारे बच्चे एक्टिव हों, सारे बच्चे सक्रिय हों और सारे बच्चे अपना इन्वॉल्व हो, यानी जो आप पढ़ा रहे हो उसको समझ पा रहे हो, तो टीचर को कौन से उपागम का यूज करना चाहिए, कौन सी रणनीति का यूज करना चाहिए कि बच्चे एक्टिव हों, है ना। ऑप्शन नंबर 1 को पढ़ो, छात्रों की पिछली समझ को विकसित करें और उन्हें आगे बढ़ाएं। यानी बच्चों की जो पूर्व इंफॉर्मेशन है, जो उनके पहले से उनको नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग आप नई इंफॉर्मेशन को बिल्ड कर रहे हो। मतलब मान लीजिएगा, देखो ये ऑप्शन अपने आप में बेटर ऑप्शन है कि आपके पास कोई पुरानी इंफॉर्मेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग आप उसी पे बेस्ड कोई नई इंफॉर्मेशन को ऐड करते हो। स्टैंडर्ड वाइज आप क्लास 4th में हो, 5th में हो, 6th में बच्चे जैसे जैसे लेवल होते हैं वैसे वैसे उनका सिलेबस भी बढ़ता हुआ चला जाता है। समझ रहे मेरी बात को? तो वही बात है, उनकी पुरानी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग नई इंफॉर्मेशन को बिल्ड किया जाता है, तो ये ऑप्शन एकदम बेटर है ना। अगर बच्चों को कोई जानकारी पहले से है, उसके अकॉर्डिंग अगर उसका नॉलेज विकसित कर रहे हो, आप डेवलप कर रहे हो, तो वहां पे बच्चा सक्रिय होगा, है ना। का उद्देश्य केवल पाठ्य पुस्तक, यानी केवल शिक्षकों की रणनीति जो अच्छी होगी वहीं पे, जहां पे पाठ्य पुस्तक केवल केवल किताबें पढ़ाते रहो, है ना, केवल कापियों को पेट भराते रहो, बिल्कुल गलत बात है। ओनली जहां पे आ जाए काट दो अपने आप में। असंबंध और अवैक्तिक क्यों होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए, जो उनका पुराना नॉलेज है उनके अकॉर्डिंग नई इंफॉर्मेशन बिल्ड होनी चाहिए। अत्यंत जटिल क्यों होगा, सरल होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ओवरऑल जो उनकी पुरानी चीजें हैं उन्हीं से जोड़ जोड़ के पढ़ाओ, ताकि बच्चा अच्छे से रिलेट कर पाए, सीख पाए और समझ पाए, है ना। चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है। अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना, क्योंकि जब तक सीटेड यूपीटेड हो नहीं जाएगा तब तक हम डेली पर डेली 6 बजे क्लास ला ही रहे हैं। 110%। क्या हुआ, लाइव नहीं आ रहे तो क्या हुआ, आपके कमेंट का जवाब तो दे पा रहे हैं अगर आप कमेंट कर रहे हो मुझे। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट क्रिएटिविटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कि रचनात्मकता जो है, यानी क्रिएटिविटी जो है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है, उसकी विशेषता क्या है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी रचनात्मकता की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। देखो क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है, जहां पे आप कुछ नया करते हो, है ना। क्रिएटिविटी का मतलब है जब आप कुछ नया खोज करते हो, नया अन्वेषण करते हो, कुछ नया अलग हटके सोचते हो, है ना। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या, उसकी विशेषता क्या है, यहाँ पे बात की जा रही है। तो लिखा हुआ है भिन्न सोच। ठीक बात है कि आप एक प्रॉब्लम के हजारों सोल्यूशन निकालते हो, डिफरेंट टाइप का सोल्यूशन निकालते हो, आपकी सोच जो है वो डिफरेंट टाइप की है ना। तो बढ़िया बात है, आप डिफरेंट सोल्यूशंस भी निकालते होंगे। विचारों की मौलिकता, आपके विचार भी ठीक बात है कि आप कॉन्सेप्ट के थ्रू आप समझ भी पाते हैं और अपनी बात को आप कह भी पा रहे हो। आपके विचार ऐसे हैं कि आपकी बातें जो है वो लोगों तक पहुंच पा रही है और लोग आपकी बात को समझ भी पा रहे हैं, है ना। तो ये भी ठीक है। लचीलापन क्या है, टीचर क्या कर रहा है कि जो है क्लासरूम में जो पढ़ा रहा है या आप कुछ समझा रहे हो किसी को, तो वो लचीलापन का मतलब है कि आप उनके अकॉर्डिंग समझा रहे हो, कि अब भैंस के आगे बीन बजाए वाला नहीं, कि जो सामने वाला समझ पा रहा हो कि आपकी बात को एटलीस्ट। यानी लचीलापन का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी आपकी बातों में लचीलापन होना चाहिए कि आपकी बात को सामने वाला समझ पा रहा हो, है ना। ठीक बात है। अब अभिसारी सोच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये गलत बात है। देखो अभिसारी सोच का मतलब क्या होना चाहिए, ये अभिसारी सोच तो होनी नहीं चाहिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए, जहां पे बच्चा डिफरेंट टाइप से सोच सके। अभिसारी सोच का मतलब एक बंधी हुई सोच, हाँ, एक ही जगह पे थम के रह जाए, तो ये तो गलत बात हो गई। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आंसर इज द राइट आंसर। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर। ओवर हियर हम जाएंगे फर्स्ट के साथ में। क्लियर, होपफुली समझ में आ गया होगा हमारे स्क्रीनशॉट। फिर हम आगे चलें, समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। मैं बहुत ही स्पीड में चल रहा हूं ताकि आप भी बोर ना हो और मैं भी बोल रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत धीरे बोलूंगा फिर आप 2 की स्पीड में लाके सुनते हैं। तो सीटेट वैसे भी होने वाला है दिसंबर में, नोटिफिकेशन इसी मंथ में आएगा, सितंबर में ही। तैयारी आप अभी से करो ताकि एक अच्छा खासा स्कोर आएगा, और एक अच्छा खासा स्कोर आए मुझे मेल जरूर करिएगा, हम आपका पॉडकास्ट जरूर लगाएंगे, 110% गारंटी ले रहा हूं मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ असिस्टिव टीचर टेक्नोलॉजी टू ऐड। यानी यहां पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुनने में सहायता के लिए सहायक तकनीकी का उदाहरण है। यानी जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, जहां पे किसी बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम आ रही, तो यहाँ पे कौन सी रणनीति जो है उसको सहायता करेगी। समझ पा रहे होंगे मेरी बात को आप, मतलब जहां पे सुनने में प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पे कौन सी युक्ति काम करेगी। क्या ब्रेल प्रणाली, ब्रेल प्रणाली तो उनके लिए काम करती है जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है, उभरे हुए लेटर्स होते हैं, है ना। तो सुनने में प्रॉब्लम किसकी यहाँ पे बात थोड़ी ना हो रही है। चलने की छड़ी, जिनको दिखने में प्रॉब्लम होगी उनको चलने की छड़ी दी जाती है, ये भी गलत बात हो गई। चश्मा की बात, जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है, सुनने में प्रॉब्लम है तो उनको ध्वनि विस्तारक, यानी ध्वनि से संबंधित, सुनने से संबंधित जो यंत्र होंगे वो काम आएंगे। आपने देखे होंगे जो सुनने से क्या नाम, जिनके अंदर डिसेबिलिटी होती है उनके कानों में एक मशीन लगाई जाती है सुनने के लिए, है ना। तो चीजें क्या, ध्वनि से आप समझ सकते हो जहां पे सुनने की बात आ रही हो, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ओवर हियर ये सारे के सारे ऑफिशियल आंसर की है, मैं अपने पास से कुछ भी आपको नहीं बता पा रहा हूँ, या कुछ भी नहीं बता रहा हूँ कि या कुछ ऐड कर रहा हूँ, है ना। तो आप ये मत समझिए कि मैं ऑप्शन ऐसे बता दिए, मैंने सारे के सारे ऑफिशियल आंसर की मेरे सामने रखी हुई है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। फिर से आपके सामने एक असर्शन और रीजन का क्वेश्चन आया है।
जिसके क्वेश्चन आपको कई देखने वाले हैं इस बार के एग्जाम में। चलिए, आपको फिर से एक अभिकथन दिया गया है और एक कार्ड दिया गया है। फिर से आपसे बोला गया दोनों सही है या दोनों गलत है। चलो अभिकथन को देखते हैं क्या बात यहाँ पे बोली गई है। स्कूलों में माध्याह्न भोजन का प्रावधान छात्रों के बेहतर पोषण स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर सकता है। देखो यहाँ पे जो मिड डे मील की जो क्या नाम योजना चलाई गई थी 1995 में चलाई गई थी, जिसके बारे में बताया गया था कि स्कूलों में जो भोजन प्रोवाइड किया जा रहा है, जो दोपहर का भोजन प्रोवाइड किया जा रहा है, उसके माध्यम से एक अटेंडेंस फ्लो हो रही है कि बच्चे उनके माध्यम से चलें कम से कम, कि खाना मिलेगा स्कूल में, है ना। तो ठीक बात है यहाँ पे कि प्रावधान ये इसीलिए किया गया था ताकि बच्चे स्वस्थ रहें और हेल्दी रहें, वो सीख सकें। हालांकि ऐसा हो नहीं रहा है बिल्कुल भी स्कूलों में। प्राइमरी स्कूलों की बात हो रही है जहाँ पे खाना प्रोवाइड किया जा रहा है, जहाँ पे बच्चे जितना राशन जा रहा है वो बच्चों को दिया भी नहीं जा रहा है ना। इतनी ऐसी चीजें चल रही हैं, मतलब जो टीचर्स लगे हुए हैं। अभी प्राइमरी स्कूल क्यों बंद किए जा रहे हैं? वही बात है ना कि पढ़ाते ही नहीं है। अब कह रहे कि 50 बच्चे एक स्कूल में नहीं हो तो स्कूल बंद कर देंगे, मर्ज कर दिए कि बहुत सारे स्कूल, आपको पता है अभी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये टीचर्स पढ़ाते ही नहीं वहाँ पे। ऐसा नहीं कि इनको नॉलेज नहीं, ऐसा नहीं कि उनको ज्ञान है नहीं, बिल्कुल ऐसी सारी बातें वो सब कुछ क्रॉस करके, सब कुछ पढ़ के एग्जाम को क्रैक करके आते हैं, उनको नॉलेज होता है। बट वो होता है कि इंसान ना जब चीजें क्लियर हो जाती है फिर वो कहते हैं कि अब कौन हमें भगाएगा, प्राइवेट जॉब तो है नहीं, कोई हटा देगा। तो पढ़ाना ही नहीं चाहते ये लोग, तो बच्चे इसलिए जाते ही नहीं वहाँ पे। ऐसा नहीं कि इनको नॉलेज नहीं है, तो बहुत ही चीजें गलत चल रही हैं हालांकि। और सरकार भी कई हद तक ठीक बात है कि वो भी सोचते हैं कि इनको इतना सारा पेमेंट दिया जा रहा है, ये पढ़ाते तो है ही नहीं, उनको भी चेक चेक करना चाहिए, कुछ ऐसी विधि लगानी चाहिए, कोई ऐसा प्रोसेस लगाना चाहिए जहाँ ये पढ़ाना सीख जाए, ये पढ़ाना जरूरी समझें। जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने नहीं की, जो गवर्नमेंट में पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट वालों को इतना पढ़ाया जा रहा है कि इसीलिए लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ताकि उनको एक बेहतर एजुकेशन तो मिल पाए, है ना। प्राइवेट स्कूल में भले ही टीचर्स को कम पैसे मिलते हैं, लेकिन वो पढ़ाते तो हैं दिल जान लगा के, है ना। चलिए, अभिकथन में लिखा हुआ है कि हाँ, समझ गए होंगे होपफुली कि ये जो भोजन दिया जा रहा है इसका रीजन यही था कि ताकि बच्चे अच्छे से स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और वो स्कूल को डेली आए, एक अटेंडेंस बेहतर हो सके, है ना। तो ये तो ट्रू बात है। रीजन क्या बोला गया? पर्यावरणीय कारक किसी व्यक्ति को आकार देने में कोई भूमिका नहीं निभाते, क्योंकि विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। अब यहाँ पे बिल्कुल गलत बात बोल दी कि मैंने हमेशा बोला हुआ है आपसे कि जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया होती है, वो इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों के गुणनफल के बराबर होती है। यानी किसी भी विकास की प्रक्रिया में जितना एनवायरमेंट योगदान देता है उतना ही हेरिडिटी देती है। केवल आनुवंशिकता की बात बिल्कुल गलत है, या केवल आपके सामने एनवायरमेंट आ जाए आप तुरंत काट देना। अगर दोनों का बराबर बराबर रोल है तभी आप सही जाइएगा। तो ए सही है और आर गलत है। ए सही है और आर गलत है। ए सच है और लेकिन आर गलत है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। हम जाएंगे सी के साथ में। चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करे। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में किसकी बात करी गई। चलो पढ़ो जरा। अब इसका जवाब आप ही देंगे, मैं नहीं देने वाला। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, होपफुली आप जवाब जरूर दे पाओगे इसका। बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा। और सीटेड आपको इस बार पास करना है तो पास करना है, ये गारंटी है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन अ प्रोग्रेसिव एंड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। यानी एक प्रगतिशील क्लासरूम जो होती है, एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो होती है और जहां पे बच्चे एक्टिव होते हैं, कह रहे हैं कि उसमें शामिल कौन सा पार्ट नहीं है, यानी निगेटिव पॉइंट पूछा गया है। निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल नहीं है। यानी जहां पे बच्चे एक्टिव होते हैं और एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम होती है, उसका पार्ट कौन सा नहीं है, कौन सा निगेटिव पॉइंट है। डिजिटल प्रौद्योगिकी और शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग। अगर आप डिजिटल सामग्री का यूज कर रहे हो, शिक्षण अधिगम सामग्री का यूज कर रहे हो, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल बहुत अच्छे यूज कर रहे हो, तो ये तो होने चाहिए। गलत पॉइंट नहीं तो सही पॉइंट है, हमसे गलत पूछा गया है। गतिविधियों, अनुभवों और चंचल खोजपूर्ण तरीकों से सीखने पर जोर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है कि आप जो भी सिखा रहे हो या जो भी बच्चे सीख रहे हैं उनमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कि एक नई गतिविधियां, एक्टिविटीज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस शेयर करने चाहिए और चंचल खोजपूर्ण यानी जो आप अन्वेषण करने चाहिए, यानी विभिन्न प्रकार के खोज होने चाहिए और डिफरेंट टाइप के तरीकों से पढ़ाना चाहिए, डिफरेंट टाइप के टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करने चाहिए। ये भी ठीक बात है। लोकतांत्रिक और स्वतंत्र अभिव्यक्ति के साथ छात्रों की सक्रिय भागीदारी, यानी जो अभी आप पढ़ा रहे हो, जो भी आप डिस्कशन कर रहे हो, उसमें बच्चों का एनवायरमेंट होना बहुत जरूरी है, बच्चे उनमें सक्रिय होने चाहिए। ये भी ठीक है। सी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि केवल संचरित पाठ्यक्रम के साथ पाठ्यक्रम पूरा करने में, यानी केवल किताबें पढ़ते रहो और कॉपियों का पेट भरते रहो, है ना। सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, आपको आए चाहे कुछ भी ना आए। ये एकदम निगेटिव पॉइंट है और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही हमसे गलत गया है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। आज हम केवल 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है ये, होपफुली इसका लास्ट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब जरूर दे पाओगे आप। इसके बाद में एक क्वेश्चन और है, चलो इसका बताओ आंसर क्या होगा फटाक से। और इसके बाद मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं आपको, जिसका आप इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन किस दिन आने वाला है, उसकी डेट मैं आपको बताऊंगा आज। चलो, लिखा हुआ है कि इन लेव वेगोस्की थ्योरी, यानी जो लेव वेगोस्की हैं, जो वेगोस्की उनकी थ्योरी का नाम है
सांस्कृतिक सामाजिक सिद्धांत जो है जिन्होंने कल्चरल टूल्स को इंपॉर्टेंट दी हुई है, ये एक रचनाकार है। आगे लिखा हुआ है नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड एंड द अडल्ट विद इन द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देखो जहां पे प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात आ जाएगी, यानी जहां पे जेड-पी-डी की बात आ जाए, वहां पे समझ जाना ये एक दायरा होता है। क्या होता है? एक डिस्टेंस होती है कि बच्चा कितनी हदों तक सीख चुका है, एक डिस्टेंस होती है। तो उसी की बात यहां पे बोली जा रही है कि लेव-वॉगोस्की के सिद्धांत के अनुसार ज्ञान का निर्माण बच्चे और वयस्क कहां पे करते हैं? समवस्थ विकास का वो क्षेत्र क्या है? मैंने पहले बोल दिया कि दायरा होता है, यानी इस जोन के अंदर रह के आप सीखते हैं। यानी आपको एक मोर नॉलेजेबल व्यक्ति चाहिए होता है जो आपसे अधिक जानता हो। यानी अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, अपने आप से कुछ नंबर जैसे सीडीपी अगर आपने पढ़ी तो अपने पास से आप 15 नंबर ला रहे हो, लेकिन किसी की हेल्प से आप 30 में 30 ला पा रहे हो, 27 ला पा रहे हो, 28 ला पा रहे हो। तो ये क्यों हो? ये एक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, एक दायरा है कि किसी व्यक्ति के जरिए से आपने उतना दायरा पूरा कर लिया है। तो ये इसके अंदर होता है। कहां पे होता है? भीतर की बात हो रही है, यानी अंदर की बात हो रही है कि आप जो होते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर ही चीजों को सीख लेते हैं, किसी व्यक्ति के थ्रू सीख लेते हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में किसकी बात करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, अब इसका जवाब आप जरूर देंगे, 100% देंगे। चलो अब इसके बाद में फिर एक इंपॉर्टेंट बात करेंगे और आपसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरनमेंट विद हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट अमंग स्टूडेंट्स। यानी यहां पे लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों में टीम भावना, यानी जहां पे बच्चे एक साथ ग्रुप में काम कर रहे हो, के विकास में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वातावरण सहायक होगा। इनमें से कौन सा ऐसा उपागम है जो यूज होगा। यानी टीम भावना, देखो इस वर्ड के माध्यम से हमको समझ में आ रहा है, अगर ये वर्ड हम समझ गए, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है टीम भावना के विकास, यानी डेवलपमेंट जहां पे हो रहा है वहां जहां बच्चे एक साथ काम कर रहे हैं, एक टीम में काम कर रहे हैं, एक डिस्कशन कोलैबोरेटिव लर्निंग हो रही है, आपस में सहयोगात्मक अधिगम हो रहा है, जहां पे बच्चे आपस में एक दूसरे से क्वेश्चन कर रहे हैं और अपने आप को असेस भी कर पा रहे हैं, अपना आकलन भी कर पा रहे हैं, है ना। तो ये क्या है? क्या ये प्रतिस्पर्धा हो रही है? प्रतिस्पर्धा की बात तो यहाँ पे कोई नहीं हो रही है ना, यहाँ पे टीम वर्क हो रहा है, आपस में काम किया जा रहा है। व्यक्तिपरक की बात नहीं, ना तो अनुशासन की बात हो रही है, ये सहयोगात्मक अधिगम हो रहा है, कोलैबोरेटिव लर्निंग हो रही है, जहां पे डिस्कशन भी हो रहा है, आपस में सहयोग भी हो रहा है, बच्चे एक दूसरे से क्वेश्चन भी पूछ पा रहे हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ओवर है। सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कहीं पर डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट जरूर करना, हम नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही प्लान करेंगे। कहीं पर दिक्कत आई हो तो जरूर बताना। वही चीजें हैं, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो, सीटेट हो चाहे यूपीटेट हो चाहे रीट हो चाहे कैबिस हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जुड़ जाना मेरे साथ, मैं 100% कमेंट का जवाब दूंगा मैं। और हाँ, अगर बात करें तो नोटिफिकेशन की, इतने दिनों से आप इंतजार कर रहे हो कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। आपको पता है सितंबर चल रहा है, इसी मंथ में मैं 100% कह रहा हूँ, जितना भी मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि सितंबर में ही आ जाएगा नोटिफिकेशन, क्योंकि दिसंबर में होना है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, क्योंकि 2.5-3 महीने तो पहले नोटिफिकेशन निकालेंगे ये, है ना। तो तैयारी आप करते रहो, टाइम बिल्कुल भी नहीं है आपके पास में, वही चीजें हो क्लियर करते रहो चीजें, तभी आप अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे, है ना। चलो फिर मिलते हैं फिर नई वीडियो में, नई आस्था और मिसाल में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो एक मजेदार तरीके से, टाइम पास मत करना। टाइम पास करने के लाखों लोग फॉर्म डालते हैं, आपको पता है ना। भीड़ भाड़ करते हैं फालतू में, पास होते हैं नहीं। आप अच्छे से पढ़ो, एक बार में सीटेट को निकाल दो 100%। थैंक यू सो मच।